नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा बालाजी अमीन्स के बारे में। तो बालाजी अमीन्स आप सभी जानते हैं, इस कंपनी के ऊपर मैं प्रीवियस वीडियो में भी बातचीत कहा था, मतलब बात कर रहा था कि इस कंपनी के जो मेनली बिज़नेस है, वो स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर है। उसके साथ-साथ कंपनी फार्मा सेक्टर के ऊपर भी काम करते हैं। तो जो कंपनी केमिकल्स के ऊपर और फार्मा के ऊपर काम कर रहा है, वो सारे कंपनीज़ के ऊपर अभी एक सिचुएशन देखने को मिलेगा कि सारे कंपनीज़ का अभी शेयर में करेक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है? उसके पीछे सिंपल रीज़न है कि चाइना यूरोप मार्केट को पूरा का पूरा कैप्चर करके रखे है। क्योंकि चाइना यूरोप मार्केट को सस्ते दामों में मतलब डिस्काउंट मार्क प्राइस में यूरोप को माल बेच बेच रहा है। तो जो केमिकल्स का प्रोडक्ट है, वो डिस्काउंट में बेच रहा है, तो डिस्काउंट बेचने के कारण इंडियन मार्केट के जो डिमांड है, वो कम हो चुके हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपको कोई ₹100 में माल दे रहा है और सेम प्रोडक्ट अगर आपको कोई बताए कि मैं 90 में देने वाला हूँ, तो आप कहाँ से खरीदारी करेंगे? ऑब्वियसली नब 90 में। हाँ, यहाँ पे आप सेम टू सेम प्रोडक्ट है तो सही है, अगर प्रोडक्ट में कुछ 19-20 है तो अलग बात है। तो कहने का मतलब है चाइना अभी यूरोप मार्केट में माल भेज रहा है। तो मुझे कुछ दोस्तों ने ये भी कमेंट्स किया कि सर चाइना क्या हर टाइम यही ऐसे ही करते रहेंगे? ऐसे बिल्कुल नहीं। चाइना जो प्रोडक्ट मतलब चाइना जो केमिकल प्रोडक्ट को बेच रहा है, वो एक्चुअली कोविड के टाइम में जो उसका टोटल प्रोडक्शन हो गया था, उस प्रोडक्शन को वो क्लियर करना चाहते हैं। क्योंकि वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा स्टोरेज हो गया था, उसको अगर क्लियर ना करे तो कंपनी तो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट ना बेचे तो कंपनी तो खत्म हो सकते हैं। तो इसीलिए वो डिस्काउंट प्राइस में उसका कोविड का टाइम का जो माल था उसको बेच रहा है। तो जब उस प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा, न्यू जो प्रोडक्शन करेंगे तो उसके लिए तो वो ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे ना। तो इस बात को आपको याद रखना है। फिलहाल के लिए कंपनी का सिचुएशन क्या है? मार्केट कैप 6,500 करोड़ के आसपास है। पी रेशियो 33 के आसपास है। आरओसी आरओई दोनों ही बेस्ट देखने को मिला। कंपनी के डेप्थ के बारे में बात करूँ तो ना के बराबर है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग कितना है? 53% के आसपास देखने को मिला। अभी इस कंपनी की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? प्रोमोटर होल्डिंग। प्रोमोटर होल्डिंग इतना ज़्यादा सिर्फ आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ आपको इन्वेस्टर भी दिखेगा। जैसे इस कंपनी के ऊपर एफआईएस ने 2% का होल्डिंग रखे थे, आज 4.5% के आसपास होल्डिंग है। और डीएस के पास भी होल्डिंग देखने को मतलब ना के बराबर होल्डिंग देखने को मिले। पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिला। तो प्रोमोटर उसके बाद डीआईएस एफआईएस हर किसी के पास होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। तो रही बात इस कंपनी के, अगर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो क्वार्टरली आप देखेंगे तो सेल्स ऑलमोस्ट 50% करेक्शन हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अगर 2022 से डेटा को मैं आपके साथ शेयर करूँ तो जब 780 करोड़ के आसपास था, वो घट के हो चुके हैं 380 करोड़। ऑलमोस्ट 50% कंपनी का प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं। और इसी 50% प्रॉफिट डाउन होने के कारण, सॉरी सेल्स डाउन होने के कारण, कंपनी एक्सपेंस भी कम तो हुआ मगर कंपनी प्रॉफिट मार्जिन में बहुत बड़ा फर्क दिखा। जैसे इस बार कंपनी से 36 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किए, जो पिछले बार था 148 करोड़ के आसपास। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ था, वो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे कम हो चुके हैं। अभी एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, और सॉरी इस कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ, तो आप देखेंगे तो रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए। 139 करोड़ से बढ़ के हो चुके 1600 करोड़ के आसपास। उसी तरीके से अगर बोरिंग्स के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का कर्जा जो बीच में 250 करोड़ के आसपास चला गया था, वो कर्जा अभी कम होकर 44 करोड़ के आसपास देखने को मिला। अभी कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा, उसके साथ-साथ कंपनी के ऊपर जो प्रोजेक्ट है, वो भी देखा जाए तो कंपनी को 350 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट भी मिला। तो सारे चीज़ों के एक साथ में अगर कंक्लूजन में आऊँ, तो कंपनी इसके ऊपर फिलहाल के लिए सेक्टर वाइज़ प्रेशर है, इसीलिए गिर रहा है। अगर सेक्टर का प्रेशर ना होता, तो कंपनी में अच्छा खासा जंप देखने को मिलता। तो रही बात इस कंपनी के डिलीवरी के डेटा के बारे में बात करूँ, तो इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक कंटिन्यूअसली 50 टू 60% के आसपास डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिला है। तो अभी चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो आप ध्यान दीजिएगा, कंपनी के ऊपर एक रेंज क्रिएट हुआ है। रेंज का मतलब क्या है? कंपनी कंटिन्यूअसली देखिए यहाँ पे एक बाइंग कैंडल बना, कंटिन्यूअसली एक बाइंग कैंडल बना, और एक नहीं, एटलीस्ट 6 से 7 कैंडल बना जो बाइंग कैंडल है। और इस बाइंग कैंडल को एक साथ अगर देखूँ तो 28% के आसपास बाइंग कैंडल बना। और 28% के आसपास जो बाइंग कैंडल बना है, उसको डाउन साइड तक देखो तो यहाँ पे टच किया, और ऊपर देखिए यहाँ पे प्रॉफिट के आसपास जाकर वापस आया। तो इसका मतलब जब भी इस तरीके से नीचे में कोई भी एंट्री लेवल बने, तो एक बात को आपको याद रखना है
उस एंटी लेवल में आपको यहाँ पे एंटी बनेगा और यहाँ पे हायर लेवल तक उसका टारगेट बनेगा। और इस तरीके से जब भी कोई पैटर्न बने, आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरी बात 200 डेज़ ईएमए के नीचे होना चाहिए। मतलब ये जो ट्रेड बना, ये 200 डेज़ ईएमए के नीचे होना चाहिए। हाँ, एंटी लेवल नीचे होना चाहिए। अगर अपर साइड इसके ऊपर हो, मान के चलिए यहाँ पे 200 डेज़ ईएमए इस तरीके से गया है, तो भी एंटी मिलेगा। अगर 200 डेज़ मान के चलिए 200 डेज़ ईएमए इसके नीचे में गया है और इसके ऊपर एंटी बना है, तो इस तरीके से एंटी में मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। तो आप इसके ऊपर स्टडी करिए, बैक टेस्टिंग करिए। अगर आपको लगे कि हाँ, इस तरीके से एंटी में आपको अच्छा खासा फ़ायदा दे सकते हैं, तो ज़रूर ले सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है एमसीएक्स। तो एमसीएक्स मतलब मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। जो देखा जाए तो एक एक्सचेंज है और एक एक्सचेंज टोटली कमोडिटी सेगमेंट के ऊपर है। अगर इस कंपनी बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के जो कमोडिटी के ऊपर जो डेटा है, जो डिटेल्स है, उसके बारे में चर्चा करूँ तो मार्केट कैप 14,900 करोड़ के आसपास देखने को मिला। आरओसी आरओई दोनों ही बेस्ट है और कंपनी का पी रेशियो 300 के आसपास देखने को मिला। हाई वैल्यूएशन के ऊपर कंपनी चल रहा है क्योंकि इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो 30 है और कंपनी का पी रेशियो कितना है, 333 है। इसका मतलब हाई पी रेशियो देखने को मिला है। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी की जो हाई पी रेशियो है, इसके लिए जो लोग अभी सोच रहे हैं कि इस कंपनी के ऊपर बाई करूँ, तो यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, इस हाई लेवल में बाई कभी भी मत करना, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होने का चांसेस रहता है और ऐसे गिरने का चांसेस भी बड़ा देखने को मिल जाते हैं। मान लेता हूँ कंपनी अभी कर्जे मतलब डेट फ्री कंपनी है, इनकम भी हो रहा है। उसके साथ साथ कंपनी के इस बार जो इनकम है क्वार्टरली, वो आप देखेंगे तो कंपनी लॉस किया। अभी लॉस होने के पीछे मेन वजह क्या था, वो है सेल्स कम। देखिए सेल्स कम नहीं है, सेल्स तो ठीक है, मगर एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो गया। देखिए इस तरीके से कंपनी का एक्सपेंस ज़्यादा होने के पीछे रीज़न आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ध्यान दीजिएगा कंपनी का जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो इस बार भी 17% के आसपास है। तो एक्सपेंस एक्चुअली कुछ प्रोजेक्ट को बढ़ाने करने के लिए और एम6 का नया ऑफिसेस और बहुत कुछ हुआ है, जिसके लिए शायद मुझे लगता है कंपनी के एक्सपेंस भी बढ़ा है। और एक्सपेंस बढ़ने के चलते हुए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में कुछ नेगेटिविटी देखने को मिला। आप देखेंगे तो कंपनी प्रॉफिट इस बार नहीं किया, उल्टा 19 करोड़ का लॉस किया। तो कंपनीज के जो रेशियोज है, इस रेशियोज के बारे में बात करूँ तो सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। मतलब जो पैसा कंपनी बिजनेस के ऊपर लगा रहा है, वही पैसा घूम फिर कर 10 दिन के अंदर कंपनी के हाथ में आ रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस होना चाहिए। और एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट आपको दिख जाएगा। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, उससे दिखाने से पहले कंपनी के ऊपर कुछ अपडेट मैं दिखाना चाहूँगा। इसे आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर वॉल्यूम, जो डेली बेसिस डिलीवरी का जो वॉल्यूम है, वो एकदम वीक जैसे देखने को मिला। क्यों? क्योंकि आज कंपनी टॉप लेवल में है। इस टॉप लेवल में कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे निवेश नहीं करना चाहते, तो इसीलिए यहाँ से करेक्शन होने का चांसेस होता है। तो इसीलिए किसी व्यक्ति ने यहाँ पे निवेश नहीं किया। अगर मैं यही चीज़ को एज ए कंपनीज के लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूँ और कंपनी का लास्ट पीवीएस का रिटर्न दिखा दूँ, तो एक दिन में 2.5% का रिटर्न दिया और एक मंथ में कंपनी 32% के आसपास रिटर्न जनरेट करके दिया। 3 मंथ्स में कंपनी 84% के आसपास रिटर्न दिया। 6 मंथ में कंपनी ऑलमोस्ट 100% तक रिटर्न दिया। तो सोचिए से 6 मंथ में आपका फंड पैसा डबल। तो जो लोग ये बता रहा है कि 21 दिन में पैसा डबल, उसको बातों में मत मत चाहिए, क्योंकि वो लोग आपको बुरी तरीके से फंसाएंगे और आप जितने कैपिटल उसके ऊपर निवेश करेंगे पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। आपको वो कंपनी ढूंढना है जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए और एक स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से, चाहे आप 1 साल भी लगे, अगर उस 1 साल में भी आपको 20% भी रिटर्न दे, तो भी मेरे लिए बेस्ट है। तो कंपनी इसके ऊपर 10 साल में कंपनी 500% के आसपास रिटर्न दिया। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो देखिए जो ट्रेड यहाँ पे बना था, कुछ इस तरीके से ट्रेड बना, शोल्डर कम हेड बन सॉरी कप विथ हैंडल पैटर्न बना। तो कप विथ हैंडल पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हुए। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके वो अप टेन में जा रहा है और इजीली इस लेवल तक वो टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए। जब जब मैंने इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर किया हो, आप उस टेक्निकली चार्ट पैटर्न को आपके जो सॉफ्टवेयर है, आपका जो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर आप रिसर्च करिए। आपके पास अगर ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप ट्रेडिंग व्यू साइट के ऊपर जाकर देख सकते हैं। मैंने आपको ट्रेडिंग व्यू साइट के ऊपर ही जाकर दिखा रहा हूँ।
आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसका यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर? फिलहाल के लिए मुझे ज़रूर कमेंट्स करना। अगर आप मुझे पूछेंगे कि आप सर इस सिचुएशन में क्या करने वाले हैं? देखिए ऑलमोस्ट तो मेरा टारगेट होने वाला है। मैं इसके ऊपर कोई नया एंट्री नहीं लूँगा क्योंकि इतना बड़ा जर्नी हो चुके हैं। इसको थोड़ा-सा होल्ड करूँगा। यहाँ पे अगर होल्ड करे उसके बाद फिर से अगर ब्रेकआउट करे तो कुछ डिसीज़न ज़रूर लेने वाला हूँ। लास्ट जो कंपनी है उसका नाम है आईडीबीआई बैंक। देखिए आईडीबीआई बैंक एक गवर्नमेंट कंपनी है। देखा जाए तो एक गवर्नमेंट इसको ऑपरेट करते हैं, मतलब गवर्नमेंट इसका प्रोमोटर है। मगर देखा जाए तो कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, मतलब एक प्राइवेट बैंक है। इस कंपनी के जो प्रोमोटर है आप देखेंगे उसके पास 94% का होल्डिंग है। जो एलआईसी के पास है उसके साथ साथ आप इस कंपनी को देखेंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसके पास भी होल्डिंग्स है। इस दोनों व्यक्ति के पास होल्डिंग्स देखने को मिलेगा। जो एलआईसी एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, इंडिया के पास होल्डिंग है। तो एज ए इन्वेस्टर आप देखेंगे तो इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर उतना ज़्यादा होल्डिंग नहीं उठाया। मतलब प्रोमोटर के बाद एफएसटीएस के पास उतना होल्डिंग नहीं है। क्यों नहीं है? पहले ही बात को समझिए। ये प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग्स है 94% के आसपास, सेबी के रूल्स के हिसाब से किसी भी कंपनीज के पास 75% से ज़्यादा होल्डिंग नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है 75% के आसपास जो होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिला, जो परसेंटेज होल्डिंग आपको देखने को मिले हैं, तो इस 75% का होल्डिंग जो यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो इस कंपनी को बेचना पड़ेगा माल। तो जब माल बेचेंगे उसका फ़ायदा एफएस और डीएस जरूर उठाएगा। तो कहने का मतलब है इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर इसीलिए नहीं किया इन्वेस्ट क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जब बाकी शेयर बेचा जाएगा तो वो शेयर के ऊपर एक करेक्शन देखने को मिलेगा। तो इसी कारण की वजह से इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर माल बेचने के लिए, माल खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या कंपनी में कुछ खराबी है? बिल्कुल नहीं है। कंपनी के सेल्स लगातार बढ़ते चले गए, एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रखा, इंटरेस्ट भी पेमेंट किए। सब कुछ करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिटेबिलिटी आया वो 782 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 1300 करोड़। तो कंपनी धीरे धीरे करके देखिए हर क्वार्टर्स को बीट करके आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब हाई ग्रोथ है इस कंपनी का आगे बढ़ने का। और रही बात एज ए मतलब कंपनी के बैलेंस शीट का, तो बैलेंस शीट में सब कुछ आपको ठीक ठाक दिखेगा। कंपनी कर्जा ज़्यादा ले रहा है। अभी मुझे एक वीकनेस पॉइंट देखने को मिला कि कंपनी के जो बोरिंग्स है वो एक टाइम 3 लाख करोड़ करोड़ के ऊपर कंपनी कर्जा ले रहा था। आज वो घट के हो चुके हैं 2,60,000 करोड़। इसका मतलब कंपनी के ऊपर जो कर्जा लिया जा रहा है वो कर्जे का परसेंटेज अभी कम हो रहा है। तो जितना कम होगा उतना ही कंपनी के लिए प्रेशर बनेगा, क्योंकि अगर आप खुद ही लोन नहीं ले रहा है तो दूसरों को कहाँ से लोन देंगे? तो बैंकिंग का काम उसी तरीके से है, पहले खुद लोन ले उसके बाद दूसरों को लोन दे। तो इस कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूँ तो यहाँ पे कुछ शानदार तरीके से वॉल्यूम नहीं देखने को मिलेगा। 50-40% के आसपास वॉल्यूम देखने को मिलेगा। और इस कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कुछ कप विद हैंडल पैटर्न्स बना। तो पहले कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना और फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। अभी देखिए नीचे आए और जो लोग ये सोच रहे हैं कि आपको सस्ते दामों में चाहिए इस कंपनी को, तो मुझे लगता है आपको सस्ते दामों में मिल चुके हैं। अभी आपके रिस्क के हिसाब से, आपके रिसर्च के हिसाब से काम करिए। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि जब भी इस तरीके से कोई पैटर्न क्रिएट होता है मैं आपके साथ इसीलिए शेयर करता हूँ क्योंकि आपको भी पता चले कि कंपनी का अगर परफॉर्मेंस अच्छा है और अगर कोई पैटर्न बन रहा है तो वहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखेगा। तो अपॉर्चुनिटी आप लेने के लिए रिस्क आपको ही लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होता है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको रिकमेंड करूँ। तो आपका क्या डिसीजन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है कोचिन सीपर्ट लिमिटेड। इसके ऊपर जल्द से जल्द आपको स्प्लिट मिलने वाला है, एक्स्ट्रा फायदा मिलने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फेस वैल्यू कितना है 10। हर एक के बदले आपको कंपनी 2 शेयर देने वाला है। इसका मतलब फेस वैल्यू 5 होने वाले हैं। तो जब 5 होंगे तो एक के बदले आपको 2 शेयर मिल जाएगा। ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।